हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। वाक्य विचार, सिंटैक्स। भाषा का निर्माण ध्वनियों से हुआ है। इन्हीं ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए वर्णों का निर्माण किया गया। वर्णों को आपस में मिलाकर शब्द बनाए गए और शब्दों के मेल ने वाक्यों को जन्म दिया। ये भाषा की पूर्णता को प्रदर्शित करते हैं। जब हम अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए सार्थक शब्दों को व्याकरण के नियमों में बांधते हैं, तब वाक्य की रचना होती है। वाक्य की परिभाषा, सार्थक शब्दों का वह समूह जो हमारे मन के भावों और विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। बच्चों, जब हम शब्दों को सही समूह में जोड़कर अपनी बात बताते हैं, व्यक्त करते हैं, तो वह वाक्य कहलाता है। यदि हम स्वतंत्र या सार्थक शब्दों को व्याकरण के नियमों में बांधकर इनका व्यवस्थित समूह न बनाएं, तो ये हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। अमर चाय पीना, आकाश चलना, माँ खाना बनाना। इन वाक्यों की रचना में प्रयुक्त किए गए सभी शब्द स्वतंत्र हैं। यद्यपि ये सभी सार्थक शब्द हैं, परंतु फिर भी ये हमारे मनोभावों को पूर्णतया व्यक्त करने में असफल हैं। इसका कारण यह है कि हमने इन्हें व्याकरणिक नियमों के अनुसार व्यवस्थित क्रम में संगठित नहीं किया है। यदि हम इन्हें व्याकरण के स्थापित नियमों के अनुसार पुनः संगठित करें, तो इनका रूप निम्न प्रकार से होगा। अमर चाय पीता है, आकाश चलता है, माँ खाना बनाती है। अब इनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि इन्हें व्याकरण के नियमों में बांधकर वाक्यों का रूप दे दिया है। आइए बच्चों, पढ़ते हैं वाक्य की रचना के नियम। वाक्य की रचना कई पदों के सार्थक योग से होती है। कर्ता और क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। वाक्य हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से प्रकट करने में समर्थ होना चाहिए। वाक्य में आने वाले पदों का एक विशेष क्रम होना चाहिए। वाक्य संगठन में ध्यान रखने योग्य विशेष तथ्य। वाक्य में कर्ता के बाद क्रिया आती है। कर्म क्रिया और कर्ता के बीच में होता है। परसर्ग संज्ञा या सर्वनामों के बाद लगाए जाते हैं। परसर्ग सर्वनामों में मिलाकर लिखे जाते हैं। कभी कभी कर्ता और क्रिया पद के बिना भी वाक्य बनाया जाता है, जैसे राजीव पंकज तुम्हारा घर कहाँ है। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य तथा दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उद्देश्य कहलाता है, और विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। इसको समझने के लिए निम्नलिखित को देखिए। उद्देश्य शुभम, विधेय पुस्तक पढ़ता है। वह लड़की अत्यंत सुंदर है। रानी पत्र लिख रही है। रीता चित्र बनाती है। पिताजी घड़ी ठीक कर रहे हैं। वाक्य के उद्देश्य में वाक्य का कर्ता या क्रिया के व्यापार को करने वाला रहता है। एक वाक्य में उद्देश्य और विधेय के अतिरिक्त कुछ अन्य पद भी हो सकते हैं। जो अतिरिक्त पद उद्देश्य से जुड़ा होता है उसे उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है, तथा विधेय से जुड़े अतिरिक्त पद विधेय का विस्तार कहलाते हैं। कभी कभी वाक्यों में उद्देश्य अनुपस्थित भी रहता है, जैसे हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। हमारे पूरे देश में होली मनाई जाती है। तुम मेरा एक काम करो, तुम वहाँ मत जाओ। इन वाक्यों में हमें, हमारे, तुम उद्देश्य अनुपस्थित हैं। आइए पढ़ते हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य
को दो आधारों पर विभिन्न प्रकारों में बांटा जाता है। पहला रचना के आधार पर और दूसरा प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में केवल एक क्रियापद हो रहता है वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, जैसे विशाल पढ़ता है, ताजमहल आगरा में है, मैं बाजार जाऊंगी। इन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय है। निम्नलिखित को पढ़िए। उद्देश्य मेरा घर, विधेय विद्यालय के पास है। दीपक निबंध लिखता है, प्रेमा पढ़ती है। आगे है संयुक्त वाक्य। इन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। इनमें उपवाक्य समुच्चय बोधक अवयवों द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी। अध्यापक कक्षा में आए और पढ़ाने लगे। अंकित विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। मुझे कल बुखार था इसलिए विद्यालय नहीं आ सका। इन वाक्यों में नहीं तो और इसलिए शब्द समुच्चय बोधक हैं, अतः ये संयुक्त वाक्य है। आगे है मिश्रित वाक्य। इन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। इनमें भी उपवाक्य समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे सौरभ ने कहा कि वह कल विद्यालय नहीं जाएगा। नितिन ने कहा कि वह रोहित से मिलेगा। इन वाक्यों में सौरभ ने कहा मुख्य उपवाक्य, नितिन ने कहा मुख्य उपवाक्य कि समुच्चय बोधक, वह कल विद्यालय नहीं जाएगा आश्रित उपवाक्य, वह रोहित से मिलेगा आश्रित उपवाक्य। तो यहाँ पर मुख्य उपवाक्य है, समुच्चय बोधक है और आश्रित उपवाक्य है। इन सभी को मिलाकर मिश्रित वाक्य बनता है। प्रयोग के आधार पर वाक्य के प्रकार। प्रयोग के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा निषेधवाचक वाक्य, चौथा संकेतवाचक वाक्य, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, छठा संदेहवाचक वाक्य, सातवां इच्छावाचक वाक्य और आठवां है विस्मयादि बोधक वाक्य। पहला पढ़ते हैं विधानवाचक वाक्य। वह वाक्य जिनमें क्रिया के करने अथवा होने का सामान्य कथन हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे दीपक लिखता है, गायक ने गीत सुनाया। दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। वह वाक्य जिनमें प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कब आए, बालक कमरे में क्या कर रहा है। आगे है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के न होने अथवा न करने का भाव प्रकट हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा, बच्चे को मत उठाओ। आगे संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप समय पर आते तो गाड़ी मिल जाती, आप आते तो मैं भी चल पड़ता। आगे है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के लिए आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव रहता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रवि कक्षा से बाहर आओ, गरीबों की सहायता करो। संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद उसका पत्र आ जाए, शायद हम शिमला जाएं। इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा, आशा, कामना, आशीर्वाद आदि
का भाव प्रकट होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हारा भला करे। विस्मय आदि वाचक वाक्य, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट होता है उन्हें विस्मय आदि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे छी, तुम चोरी करते हो, शाबाश, मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी। बच्चों, आपने सीखा शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।